नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट, वो शो जो खबरों में छिपाए गए एजेंडे को एक्सपोज करता है, वो शो जो बताता है कि बड़ी खबरों के साथ आपका कनेक्शन किस एंगल पर जुड़ा हुआ है। तो न सतही न बतकही, बल्कि हर खबर का विश्लेषण बिल्कुल स्पष्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। तो शनिवार और रविवार यानी कि दो दिनों की छुट्टी के बाद जब आप सोमवार की सुबह ऑफिस पहुंचते हैं तो जोश भी थोड़ा ज्यादा होता है, यूं कहिए कि 2 गुना होता है। और आज देश की राजधानी दिल्ली की सड़क पर 2 दिन की छुट्टी के बाद लौटे विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया। सारे बहुत जबरदस्त जोश में थे। क्या उमस, क्या पुलिस, क्या गर्मी, क्या बैरिकेटिंग, सब लांघ कर चुनाव आयोग पहुंच जाने की जिद सांसदों के सिर पर सवार थी। और आरोप था कि मोदी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। इन आरोपों की हकीकत मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आगे भी बताऊंगा, लेकिन जरा पहले आज विपक्ष के इस जोरदार प्रदर्शन की कुछ झलक देखिए। संसद से निर्वाचन सदन तक की इस मार्च की शुरुआत में ही जिस तरीके से अखिलेश यादव बैरिकेड कूद करके फांद गए, पार चले गए, उसके बाद तो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन सा हो गया कि विपक्षी सांसदों के इस मार्च का नेता, असली नेता कौन है, राहुल गांधी या अखिलेश यादव। खैर, जोश और जुनून की कमी तो किसी में नहीं थी। प्रियंका गांधी खुद ही नारे लगा रही थी, वोट चोर, गद्दी छोड़। और उसके बाद उनके जो सिपासालार इमरान मसूद थे, वो तो जोश में इतने उतावले हुए जा रहे थे कि उसी वक्त इस्तीफा देने को तैयार थे। बोले कि मैं अब भी इस्तीफा देता हूं और पीएम भी इस्तीफा दे, पूरा चुनाव फिर से करा लिया जाए। वैसे विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन देखकर एक बार ये अच्छा भी लगता कि चलो देश का विपक्ष एक्टिव है। विपक्ष के नेता, बड़े बड़े नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब सड़क पर उतरे हैं। ये सब एक मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान होती है। तो अच्छा लगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, अखिलेश, डिंपल, सब बड़े बड़े लोग आम कार्यकर्ताओं की तरह सड़क पर उतरे। उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया, जैसा कि अमूमन होता है हर विरोध मार्च के बाद। लेकिन आपको निराशा तब होती है जब आप देखते हैं कि विपक्ष का विरोध का आधार कितना कमजोर और खोखला है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग चुराओ आयोग बन गया। और ये शब्द मेरे नहीं है, कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश के शब्द, चुराओ आयोग। अफसोस की बात है। तो इनका कहना है कि जिस संस्था पर देश में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, जो संस्था एक तरीके से इस देश में लोकतंत्र के आधार स्तंभों में से एक है, उसी संस्था में 100 छेद है। यह विपक्ष का दावा है। विपक्ष का दावा है कि वोटों की चोरी हो रही है। और चोरी करवा कौन रहा है? तो चुनाव आयोग करवा रहा है। किसके इशारे पर हो रहा है? मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा है। अब एक मिनट ठहर कर सोचिए जरा कि क्या यह सोच इस देश की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम और उसके आधार स्तंभ चुनाव आयोग को पूरी तरीके से अविश्वसनीय और गैर भरोसेमंद साबित कर देने जैसा नहीं है? विपक्ष की यह चाल देश के लोकतंत्र और स्थिरता के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा और दिखाऊंगा कि यही सोच कितने सारे देशों को ले डूबी है। लेकिन पहले देखिए जरा कि मंडे मॉर्निंग संसद की कार्यवाही छोड़कर विपक्ष सड़क पर जिस तरीके से हंगामा कर रहा है, उसका एजेंडा कितना आधारहीन है। तो राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन में कितने झोल हैं, ये बातें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। चाहे वो एक ही एड्रेस पर कई वोटर के नाम दर्ज होने की बात हो, डुप्लीकेट वोटर की बात हो, या फिर हाउस नंबर के सामने 0 लिखे जाने की बात हो, या फिर फॉर्म 6 के दुरुपयोग का मामला हो। राहुल के आरोप न तो तर्क की कसौटी पर खरे उतरते हैं और न ही जांच। एक छोटा सा उदाहरण और देखिए। राहुल ने अपने प्रेजेंटेशन में शकुन रानी नाम की एक महिला का जिक्र किया।
और कहा कि ये डबल वोटिंग का एग्जाम्पल है, ये एक उदाहरण है कि कैसे चुनावों में डबल वोटिंग हो रहा है, कैसे एक ही वोटर दो दो बार वोट कर रहा है। कहा था कि उनके पास दो दो वोटर आईडी कार्ड है और उन्होंने दो दो बार वोट भी दिया है, लेकिन पड़ताल में राहुल के आरोपों की हवा कैसे निकल गई एक झटके में, जरा वो भी देखिए। मेरे पास एक ही वोटर आईडी है और मैंने एक ही बार वोट किया। वो उन लोगों की प्रॉब्लम है कि दो कैसे हुई वो हमें नहीं पता। आपके पास पहले वोटर आईडी कार्ड एक ही है या दो है? एक ही है हमारे पास जी। लेकिन राहुल गांधी ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने बताया कि आपके नाम पे दो वोटर आईडी कार्ड है, दोनों वोट हुआ है। हाँ तो हुए चाहे चार हुए, लेकिन इससे मुझे क्या पता, मैं तो एक ही बार वोट करने गई। अब उनको पता होगा तीन तीन चार चार वोट कैसे पड़ती हैं एक नाम से, वो तो उन्हीं को पता होगा। वो अपने उनसे पूछे जहाँ वो वोट डलवा रहे थे। जी। तो आप कर्नाटक में ही वोट कर रही हैं मैम अब तक? भटिंडा में किया। बठिंडा में किया। तो वहाँ का वोटर आईडी है वो कैंसिल हो वो कैंसिल हो गया। वहाँ पे है नहीं, अभी कोई वोटर आईडी नहीं है एक्सेप्ट दिस कार्ड, देयर इज नो अदर वोटर। तो अब इसी आधार पर कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया और कहा है कि आपने अपने प्रेजेंटेशन में जो टिक किया हुआ डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे, जिसका फोटो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, वो किसी चुनाव अधिकारी का जारी किया हुआ कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था। और एक बारगी तो हमें देखने से ऐसा लगता है कि जो चुनाव के पहले, वोटिंग के पहले जो पर्ची बांटी जाती है, राहुल गांधी वही पर्ची का फोटो दिखा रहे। खैर वो जो भी हो, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है, कर्नाटक चुनाव आयोग ने कहा है नोटिस जारी करते हुए कि हमारी जांच में पाया गया है कि शकुन रानी ने सिर्फ एक ही बार वोट किया है। लेकिन राहुल गांधी ऐसी किसी बात का कोई लोड नहीं लेते, कोई संज्ञान नहीं लेते। उनको कौन सी उनकी बात गलत साबित हो रही है, कौन सी बात उनकी फर्जी करार दी जा रही है, कौन उनको नोटिस दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बस आरोप लगाना आता है। जब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आपके दावों पर जांच करेंगे, हम आपके सारे आरोपों की हम पड़ताल करेंगे, तह तक जाएंगे, लेकिन पहले जरा एक शपथ पत्र पर साइन करके तो दे दीजिए। इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लिखित आपको एक शिकायत देने में क्या दिक्कत हो रही है भाई? लेकिन राहुल को नहीं करना। वोट चोरी वाले आरोप में दम है अगर, तो राहुल खटाखट लिखकर दे देते ना कि हां भाई, हम जो कह रहे हैं वो छाती ठोक कर कह रहे हैं और आप इसकी जांच कराइए, मेरे पास पुख्ता सबूत है। जितने कॉन्फिडेंस से वो प्रेजेंटेशन देने आए थे चुनाव आयोग के सामने, तो उनका सारा कॉन्फिडेंस निकल गया, सबकी हवा निकल गई। विपक्ष का एक और खेल देखिए। यही विपक्ष बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दिल्ली में जुलूस निकाल रहा है, वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, हंगामा कर रहा है, राजनीति कर रहा है। लेकिन विपक्ष के इन्हीं सांसदों के पास यह फुर्सत नहीं है कि अगर इन्हें एसआईआर में कुछ गलत दिख रहा है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग में कोई क्लेम करे, बिहार जाकर आपत्ति करें। मैं आपको रोज की तस्वीरें दिखाता हूं और आज की फिर दिखा रहा हूं। यह चुनाव आयोग का आज का प्रेस बुलेटिन है जो कि बिहार चुनाव आयोग ने जारी किया है। और आखिर में गौर करिए, जो आपको नीले रंग का कॉलम दिखा रहा हूं ना मैं, इसमें वो आपत्ति वाला कॉलम। आपत्ति से मतलब है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, किसी का नाम गलती से छूट गया या किसी का नाम, ऐसे व्यक्ति का नाम उसमें डाल दिया गया जिसका नहीं होना चाहिए, किसी भी नाम को लेकर उस वोटर लिस्ट में आपको कोई भी आपत्ति है, तो आप उसमें जाकर के चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और जो ये पॉलिटिकल पार्टियां जो कि बीएलए रखती हैं, जिनको बूथ लेवल एजेंट कहते हैं, वो बूथ लेवल एजेंट का काम ही यही है, उनकी जिम्मेदारी ही यही है। लेकिन आप देखिए कि किसी भी पार्टी के, किसी भी विपक्षी दल के एक भी बीएलए ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। जिन पार्टियों के हजारों हजार बूथ लेवल एजेंट्स हैं बिहार में, उन्होंने भी एसआईआर प्रक्रिया में शामिल नाम या छूटे हुए नाम को लेकर एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की। यह तो हाल है। और यहां देखिए, यहां ड्रामा देखिए, यहां हंगामा देखिए। तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया एक संविधान सम्मत और एक कानूनी प्रक्रिया है, उसका एक तरीका है, सिस्टम है।
लेकिन उस सिस्टम के साथ चलने को लेकर न तो राहुल राजी हैं, न खड़गे हैं, न अखिलेश यादव हैं, न महुआ मोइत्रा हैं। और आज का हंगामा भी उसी सोच का नतीजा है। असल में विपक्षी सांसदों ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर वोट चोरी का मुद्दा उठाकर चुनाव आयोग की मीटिंग की मांग की थी। तो चुनाव आयोग ने यह कहा था कि चलिए ठीक है, 30 सांसद आइए, सारे विपक्ष के जो सांसद हैं उसमें से 30 सांसद आप हमारे पास आए, हमसे मिलें, आपत्ति दर्ज कराएं, अपनी बात रखें, और उनके पास अगर कोई सबूत है तो वो भी रखें। लेकिन यहां जिद अलग थी, क्योंकि यहां जो मकसद है वो कोई तस्वीर सुधारना नहीं है, हंगामा खड़ा करना है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे बोले कि नहीं, 30 तो बहुत कम है, 200-300 विपक्षी सांसद आएंगे तभी चुनाव आयोग को हमारी बात समझ में आएगी। गजब हाल है भाई, बात करने जाना है या लड़ने जाना है? और ऐसी कौन सी बात है जो 30 लोग नहीं समझा सकते लेकिन 200-300 मिलकर जरूर समझा सकते? ऐसी कौन सी बात है? ऐसा कौन सा सबूत है जो 30 आदमी पेश नहीं कर सकते, 200-300 लोग होंगे तभी वो बात समझाई जा सकती? एक बार सुनिए खड़गे जी को। वीआईपी वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है, इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीज़ें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे। अरे भाई 30 कौन आदमी को हम चुनेंगे, सारी सहयोगी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, हम किसको चुने किसको छोड़ दें? अरे भाई अगर पार्टियों में इसीलिए तो नेतृत्व होता है, सारी पार्टियों के प्रमुख हैं, उनके संसदीय दल के नेता होते हैं। भाई ऐसे तमाम लोग हैं जो जाकर की बात कह सकते थे चुनाव आयोग के सामने, लेकिन उन्होंने तय किया कि नहीं, ये नहीं करना। अगर ये करते तो बात खबर नहीं बनती ना। ये आज जो आपने तस्वीरें देखी सुबह सुबह, वो इतनी शानदार तस्वीर विपक्ष के प्रदर्शन की कहां से आती? असल में कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियों ने जो आज किया उसका ट्रेलर 2 जुलाई को भी दिख गया, जब इलेक्शन कमीशन ने बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई। इस बैठक में केवल पार्टी प्रमुखों और उनकी तरफ से अधिकृत किए गए एक दूसरे व्यक्ति को बुलाया गया था, यानी कि 2 लोग, मैक्सिमम 2 लोग हो सकते हैं एक पार्टी। तो पहले तो 11 पार्टियों में से सिर्फ 4 ने अपनी भागीदारी का कंफर्मेशन दिया। ये लोग जो आज इतना हंगामा मचा रखे हैं ना, वो उनकी सच्चाई क्या है वो भी समझिए, और वो इस कॉज को लेकर, इस एसआईआर को लेकर कितने गंभीर हैं या कितने संजीदा हैं इसको लेकर, वो इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि चुनाव आयोग ने जब बैठक बुलाई तो 11 में से सिर्फ 4 पार्टियों ने कंफर्म किया कि हम आएंगे, और पहुंची सिर्फ 2। कौन कौन? सीपीआई और मतलब जो पार्टियों के चीफ जो पहुंचे वो सिर्फ 2 पार्टियों के, सीपीआई और सीपीआईएमएल, इन्हीं 2 पार्टियों के प्रमुख पहुंचे। बाकी कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, एसपी, जेएमएम, ये जो 7 पार्टियां हैं, इन्होंने कोई कंफर्मेशन ईमेल तक नहीं भेजा कि हां जी हम आने वाले। और बाद में जब बैठक शुरू हुई तो कांग्रेस ने एक साथ 6-7 सदस्यों वाली एक टीम भेज दी निर्वाचन सदन। भाई लेकिन नियम तो तय था ना, पहले से मेल करके बताया जा चुका था कि पार्टी प्रमुख और उसका अधिकृत किया हुआ एक और आदमी, 2 आदमी आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने 6-7 लोगों को भेज दिया आखिरी मौके पर। तो इलेक्शन कमीशन को तो 2 ही आदमी को अंदर बिठाना था, इसलिए अभिषेक सिंघवी और बिहार जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके प्रमुख राजेश कुमार, इनको भीतर बिठाया गया, और बाकी कांग्रेस सदस्यों को, जैसे कि जिसमें कि जयराम रमेश, पवन खेड़ा वगैरह सब लोग थे, उनको बाहर रहना पड़ा। तब भी कांग्रेस ने यही राग अलापा था कि हमारा हक छीना जा रहा है।
भाई नियमों की कोई परवाह करेंगे कि नहीं? कोई चीज व्यवस्था के हिसाब से, कोई सिस्टम से, कोई नियम से चलेगा कि नहीं चलेगा? कि आपकी मर्जी के हिसाब से चलेगा? कि भाई हमको प्रेजेंटेशन देने जाना है चुनाव आयोग के पास, तो नहीं, हमें 300 आदमी आने दीजिए। भाई ये कौन सी बात है? ये कौन सी जिद? आज भी चुनाव आयोग ने नियम बनाया था और उस नियम को तोड़ते हुए विपक्षी गठबंधन एक तरीके से उनकी छाती पर चढ़ बैठना चाह रहा है। ये कौन सी लोकतांत्रिक मर्यादा है भाई? कहने को आप खूब नारे लगा लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में, लेकिन हकीकत यह है कि अगर लोकतंत्र खतरे में है तो विपक्ष के इस बेबुनियाद अभियान के कारण है। और कैसे, जरा ये समझिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दुनिया के बहुत सारे देशों का बेड़ा गर्क हो चुका है इसी तरीके से चुनाव और चुनाव आयोग को डिस्क्रेडिट करके, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करके पूरे लोकतंत्र का कबाड़ा हो चुका है। एक नहीं, दसियों देश, जैसे जिम्बाब्वे अफ्रीकी देश है। पहले हम इसके साथ काफी क्रिकेट खेलते थे। तो जिम्बाब्वे में साल 2023 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, तो वहां जो राष्ट्रपति चुनकर आए, एमरसन मनांगवा, राष्ट्रपति बने। लेकिन विपक्षी नेता नेल्सन चामीसा ने चुनाव को ब्लैटेंट फ्रॉड बता दिया। कहा कि भाई ये एकदम पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। खूब बवाल हुआ। परिणाम यह हुआ कि चुनावी विवाद ने पहले से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा दिया और आर्थिक तंगी का शिकार जिम्बाब्वे आज की तारीख में पूरी तरीके से एक फेल्ड स्टेट में तब्दील हो गया। आपके पड़ोस में श्रीलंका, यहां भी चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर रहा। नतीजा क्या हुआ? श्रीलंका बेहाल हुआ धीरे धीरे। और आपको याद होगी वो तस्वीरें कि कैसे राष्ट्रपति निवास में आम लोग घुस गए थे। यही हाल केनिया में हुआ। राष्ट्रपति मवाई किबाकी की जीत पर राइला ओडिंगा ने फ्रॉड का बड़ा आरोप लगा दिया और उसके बाद देश भर में हिंसा भड़क गई। चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया और विपक्ष ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बड़ी गड़बड़ी हुई। खूब बवाल हुआ। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। अब जैसे तैसे वहां लोकतंत्र टिका हुआ है। आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश, उसकी कहानी तो सबके सामने है। शेख हसीना की चुनी हुई सरकार पर विपक्ष ने आरोप लगाए इसी तरीके से। चुनाव प्रक्रिया में धांधली का लगातार आरोप लगाया गया और धीरे धीरे यही विरोध एक हिंसक स्वरूप उसने अख्तियार कर लिया। हालांकि बाद में कुछ और चीजें जुड़ती चली गई उसमें, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे थे उसमें से चुनाव में धांधली एक बहुत बड़ा आरोप था और आखिरकार शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। उससे पहले म्यांमार में भी यही हुआ। आंग सान सूकी की चुनी हुई सरकार और लोकप्रिय सरकार, वहां भी तख्ता पलट करना था, इसलिए सेना ने फ्रॉड का आरोप लगा दिया कि चुनाव में धांधली हुई और आंग सान सूकी को सत्ता से हटा दिया। तमाम देश है भाई, बोलीविया से लेकर ट्यूनीशिया और आपके पड़ोसी पाकिस्तान, सब जगह जहां सरकार को अगर अस्थिर करना होता है तो सबसे आसान होता है चुनावी प्रक्रिया को डिस्क्रेडिट कर दो, चुनाव को फ्रॉड बता दो और ये धीरे धीरे पूरे देश को फिर अस्थिरता की तरफ झोंक देता। तो इन देशों की हालत देखने के बाद अपने आप से ये सवाल करिए और सोचिए कि आज जो विपक्ष जिस तरह की राजनीति कर रहा है, क्या ये देश हित में है? मैं बार बार कहता हूं कि अगर वाकई विपक्ष के पास बहुत ठोस सबूत है, अगर वाकई राहुल गांधी के पास ऐसे सबूत हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिससे साबित होता है कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, तो उनको बाकायदा लिखित तौर पे शपथ पत्र के जरिए जाकर के चुनाव आयोग को देना चाहिए। सीना ठोक के कहना चाहिए कि हां ये है सबूत, तो जांच करके दिखाओ, हम बताओ कि सच्चाई क्या है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, वो सिर्फ आरोप लगाते हैं और फिर भाग लेते हैं। तो ये हिट एंड रन वाली जो पॉलिटिक्स है ना, इससे देश का भला नहीं होने वाला, कि देश को गर्त की तरफ ले जाए। तो चलिए क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ और आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को किस इरादे से लगातार मंच दे रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप।
तो पहलगाम आतंकी हमले के पलटवार में मोदी सरकार ने पाकिस्तान की नकेल कैसे और कहां तक कस दी है और वो किस तरीके से बिलबिला रहा है, उसकी चौंकाने वाली एक नई गवाही सामने आ गई। मामला पाकिस्तान का है, लेकिन खबर अमेरिका से है। पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो कि खुद को प्रमोट करके पाकिस्तान का फील्ड मार्शल घोषित कर चुका है, वो दूसरी बार अमेरिका पहुंचा हुआ है और वहां उसने बड़ी हवाबाजी की। मुनीर ने जो विवादित बयान दिया है, वो एक तरफ अमेरिका की धरती से किसी तीसरे देश को दी गई पहली परमाणु धमकी है और पाकिस्तान के टेररिस्ट स्टेट होने का, उसके टेररिस्ट माइंडसेट का, उसके आतंकी माइंडसेट का एक कबूलनामा है, जो खुल्लम खुल्ला दुनिया को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने का सपना देख रहा है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए या जान लीजिए और उसके बाद क्लियर कट में आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का असली मकसद क्या है, सीक्रेट प्लान क्या है और असीम मुनीर पाकिस्तान में किस बड़ी खेल की तैयारी में जुटा हुआ है। तो असीम मुनीर ने भारत का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है और अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबे। असीम मुनीर के इस बयान में एक तरफ भविष्य में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली संभावित युद्ध का इशारा है और दूसरी तरफ उसके इस बयान से यह भी साबित होता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कितनी दुर्गति हुई, भारतीय सेना के प्रचंड पराक्रम ने उसे कैसे अंदर तक हिला दिया है। पाकिस्तान को घर में घुसकर भारत ने जिस तरह मारा, पाकिस्तान वो बेइज्जती भुला नहीं पा रहा। आसिम मुनीर की इस गीदड़ भभकी का एक और मतलब यह है कि पाकिस्तान ने भारत पर न्यूक्लियर अटैक की एक तरीके से मन ही मन मंसूबा पाल रखा है और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और पाकिस्तान की जो शहबाज शरीफ है की सरकार है, उसकी चुप्पी भी इस मामले में चौंकाने वाली। वैसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि असीम मुनीर ने भारत को एटमी गीदड़ भभकी देने के लिए अमेरिका की धरती का इस्तेमाल क्यों किया, यह अपने आप में चौंकाने वाली बात। क्या इसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शह है, कोई चाल है जो किसी भी तिकड़म से भारत को दबाव में लाना चाहते हैं? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आसिम मुनीर ने यह बयान फ्लोरिडा के उस कार्यक्रम में दिया जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के रिटायर हो रहे कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला के विदाई के लिए आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में पाकिस्तानी डायस्पोरा के 150 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर लोग थे और इस कार्यक्रम में बोलते हुए असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ कई बयानबाजियां की। उस पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि इस कार्यक्रम में किसी को भी मोबाइल और कैमरे के साथ जाने की इजाजत नहीं थी। यानी असीम मुनीर जानता था कि इस कार्यक्रम में शेखी बघारने का एक बढ़िया मौका है, लेकिन संजोग से इस कार्यक्रम में इजराइल के प्रतिनिधि भी मौजूद थे और कई पत्रकार भी वहां थे और इस तरीके से असीम मुनीर की जो हवाबाजी है वो दुनिया के सामने आ गई। इस कार्यक्रम में असीम मुनीर ने जो गीदड़ भभकी दी, जो परमाणु धमकी दी है भारत को, उसके बैकग्राउंड में ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ सिंधु जल समझौते को होल्ड करने का भारत का फैसला भी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया हुआ है और पाकिस्तान को जाने वाली जो नदियां हैं उसमें एक तरीके से उसमें पानी के फ्लो को उसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है और अब तो उसकी सहायक नदियों पर बांध बनाने की भी तैयारी में जुटा हुआ है भारत, ताकि उसका पानी सिंधु में न जा सके। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ है वो भी जरा देखिए। अभी हफ्ते भर पहले पाकिस्तान से एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के मुताबिक जबरदस्त मॉनसून के बावजूद पाकिस्तान में सिंधु नदी सूख रही है। सिंधु नदी का 80% पानी सूख चुका है। सिंधु डेल्टा के 40 गांव वीरान हो चुके हैं। वहां के 12 लाख लोगों का पलायन हो चुका है और हाल यह है कि मॉनसून के बाद पाकिस्तान के बड़े हिस्से में पानी की किल्लत की आशंका गहरा गई। पाकिस्तान में इसको लेकर हंगामा हो रहा है और इसकी वजह से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार एक तरीके से मुश्किल में घिरी हुई। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अमेरिका दौरे में इस पर भी बहुत बड़ी शेखी बघारी। उसने कहा कि सिंधु जल समझौते को निलंबित करना
पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को भूखमरी के खतरे में डालना है और हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वह बनेगा तो फिर 10 मिसाइलें दाग कर उसे तबाह कर देंगे। तो ऐसा लगता है कि मियां मुनीर की बुद्धि घास चरने चली। उन्हें यह बात याद नहीं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं किया है, होल्ड किया है, वो अभी पॉज है। और अगर मुनीर इसी तरह का बकवास करता रहा तो पाकिस्तान को इसकी बड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती। मुनीर इस बात को शायद भूल रहा है और यह बात पाकिस्तान की जनता भी समझती। सोशल मीडिया पे असीम मुनीर की इस बयानबाजी को लेकर कैसी लानत मलानत हो रही है, एक बार आपको देखना चाहिए। एक शख्स ने लिखा कि बेवकूफ फील्ड मार्शल, तुम डैम तोड़ोगे? अभी तो पाकिस्तान प्यास से मर रहा है, तब बाढ़ का पानी महातबाही ला देगा, नामो निशान मिटा देगा। एक दूसरे शख्स ने लिखा कि ये वही पाकिस्तानी जनरल है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर में छिपा हुआ था और तब तक बाहर नहीं आया जब तक भारत ने ऑपरेशन रोक नहीं दिया, अपने परिवार को अमेरिका भिजवा दिया था, अब तो उस पर दया आ रही। एक तीसरे व्यक्ति ने मजे लिए, उसने लिखा कि पहलगाम अटैक का नतीजा भूल गए क्या? मोदी के प्रचंड प्रहार का स्वाद फिर चखना चाहते हो क्या? चौथे ने लिखा कि मुनीर जानते हैं कि ब्रह्मोस अमेरिका नहीं पहुंच सकता, इसलिए वहां से फर्जी बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह की तमाम आपको कमेंट्स मिल जाएंगे। एक और शख्स ने लिखा है कि शेखी बघारने के चक्कर में मुनीर ने पाकिस्तान को ही बेइज्जत कर दिया, सच कबूल कर लिया। भारत वो चमचमाता मर्सिडीज है जो हाईवे पे दौड़ रहा है और पाकिस्तान कबाड़ वाला डंपर। असल में अमेरिका में पाकिस्तानी डायस्पोरा की मौजूदगी में असीम मुनीर ने जब ये एटमी गीदड़ भभकी दी थी, उसी दौरान ये मर्सिडीज और डंपर ट्रक का उदाहरण भी दिया था और इसको लेकर भी बहुत खिल्ली उड़ रही है। असीम मुनीर ने कहा कि मान लीजिए कि भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है जो राजमार्ग पर फरारी की तरह जा रही है और हम बजरी से लदे हुए ट्रक हैं। अगर कार ट्रक से टकरा जाए तो नुकसान किसका होगा, आप खुद सोचिए। यानी कि असीम मुनीर खुद को, यानी कि पाकिस्तान को वो कबाड़ वाला ट्रक मान रहे हैं खुद, और भारत को एक चमचमाती हुई लग्जरी कार। भारत की तरक्की से, उसकी रफ्तार से पाकिस्तान को कितनी मिर्ची लग रही है, आसिफ मुनीर का उदाहरण साफ साफ बता रहा है। हकीकत तो यही है कि आतंक को पालने पोसने के चक्कर में पाकिस्तान की यह दुर्गति हुई। वो आज की तारीख में एक फिदाइन स्टेट बन गया है। अभी तक तो वहां से फिदाइन आतंकी आते थे पाकिस्तान में, आत्मघाती हमले करने वाले और जिहादी सोच वाले आतंकियों की पनाहगाह हुआ करता था पाकिस्तान, उनका ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था पाकिस्तान। असीम मुनीर की बात को सुनकर ऐसा लगता है कि आज की तारीख में पूरा का पूरा पाकिस्तान स्टेट एक फिदाइन बन चुका है, एक आत्मघाती स्टेट बन चुका है जो भारत को बर्बाद करने के लिए वो खुद को बम बांधकर उड़ा लेने के लिए तैयार है। और ये कितनी खतरनाक बात है, ये आप इसका अंदाजा लगाइए। अमेरिका ने इसी सोच को भांप कर एक तरीके से पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाया हुआ है, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि भारत विरोध में पाकिस्तान और उसके जनरल, जिहादी जनरल सब अंधे हो चुके हैं। वो किसी हद तक जाने को तैयार हैं, बस जब तब उनको कुछ डॉलर उनकी तरफ उछालते रहो, वो आपके इशारों पे नाचते रहे। अमेरिकी डॉलर के चक्कर में आतंकवाद पाकिस्तान की नसों में आज बहने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने दुनिया में एक बड़ा कूटनीतिक अभियान चलाया और पाकिस्तान को आतंकवादी देश होने की हकीकत दुनिया को बताई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा उठाया कि पाकिस्तान जैसे देश के पास न्यूक्लियर हथियार होना दुनिया की शांति और दुनिया के अस्तित्व के लिए कितना बड़ा खतरा है। और आज असीम मुनीर की ये गीदड़ भभकी ने एक बार फिर से
यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान जैसे स्टेट के पास, पाकिस्तान जैसे देश के पास परमाणु हथियार होना एक पूरी दुनिया के लिए एक आत्मघाती सिचुएशन है। और इसीलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात को दोहराया है। विदेश मंत्रालय ने आज एक बयान जारी किया जिसमें उसने कहा कि हमारा ध्यान पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष द्वारा पाकिस्तान अमेरिका की यात्रा के दौरान कथित तौर पर की गई टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया है और परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान की आदत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसी टिप्पणियों में निहित गैर जिम्मेदारी पर अपना निष्कर्ष निकाल सकता है, जो ऐसे देश में परमाणु कमान और नियंत्रण की अखंडता पर गहरी शंकाओं को पुष्ट करती है, जहां सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिली हुई। आसान भाषा में समझिए, ये थोड़ा सरकारी हिंदी थी, तो आसान भाषा में ये समझिए कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये जो पाकिस्तान का बयान है और जो जनरल का बयान है, वो ये बताता है कि इस दुनिया के लिए पाकिस्तान में परमाणु हथियार होना कितना बड़ा खतरा है। और खास करके ऐसे देश के पास जिसकी सरकार, जिसकी मिलिट्री वहां के आतंकी संगठनों के साथ मिलकर काम करती है, उसके हाथ में परमाणु हथियार होना दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसका आकलन दुनिया के देश खुद कर सकते हैं। भारत के इस बयान से अमेरिका की ट्रंप सरकार भी सवालों के घेरे में। सवाल ये उठ रहे हैं कि जो व्यक्ति दुनिया को एटमी गीदड़ भभकी दे रहा है, उसे ट्रंप सरकार स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रही है? यह हैरान करने वाली बात है और यह वो सवाल है जिसको कि गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। तो